स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। स्टूडेंट्स पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि जो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट्स है उसके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होना चाहिए कि जहां से यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस है वो ज़रूर से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमारा फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एरिया है। आप देखिए कि यहाँ से जो क्वेश्चंस है यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से ज़रूर से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स मोस्ट स्कोरिंग जो पार्ट है उसको अगर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो प्रीएम्बल का जो पार्ट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि प्रीएम्बल के जो एग्जैक्ट वर्ड हैं वो क्या हैं, प्रीएम्बल के अंदर जो सोर्स ऑफ पावर है वो किसको बताया गया है। इसके अलावा जो प्रीएम्बल के जो वर्ड्स हैं उनका कहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि प्रीएम्बल के अंदर आपको जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, क्या डीपीएसपी के अंदर मेंशन है या फंडामेंटल राइट के ही कुछ पार्ट्स के अंदर उनको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रीएम्बल के अंदर एक डेट भी देखने के लिए मिलती है, तो डेट एक्चुअली में क्या है, तो उस डेट का जो मेंशन है वो क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रीएम्बल के रिगार्डिंग में जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, क्या डिफरेंट केसेस के अंदर में जो प्रीएम्बल का जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो उन सब को आपको प्रिपेयर करना है। प्रीएम्बल को काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। प्रीएम्बल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं इससे पहले आप देखिए कि आपको एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो किसके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। उसका आप देखिए कि जो बेसिक मैंडेट है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट भी किया गया, तो ये आपको जानकारी है वो भी होना चाहिए। प्रीएम्बल के बारे में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अलावा आप देखिए आपको डिटेल के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से पता होना चाहिए यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर जो 51A का जो पार्ट है जिसके अंदर आप देखिए कि हमारे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी यहाँ पे आप इंक्लूड कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पार्ट को डिटेल के अंदर डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा जो शेड्यूल 1 का जो पार्ट है, शेड्यूल 1 का जो पार्ट है जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर भी है, इसके बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि आर्टिकल 1 to 4 का जो एरिया है, आर्टिकल 1 to 4 इंडिया डेट इज भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है कि डिफरेंट स्टेट्स को किस तरीके से क्रिएट किया गया, राज्यसभा के अंदर जो स्टेट्स का जो सीट्स है, किसी न्यू स्टेट का क्रिएशन के रिगार्डिंग में जो सेंटर के पास में जो पार्लियामेंट के पास में जो पावर है उसके पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आर्टिकल 1 to 4 के अंदर में। तो इंडिया डेट इज भारत के कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। आप देखिए कि G20 की मीटिंग से जस्ट बिफोर पहले अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा एक अलायंस को क्रिएट किया गया, इंडिया उसका नाम रखा गया। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा G20 की मीटिंग के दौरान में भारत जो नेम है उसको यूज़ किया गया, तो इंडिया डेट इज भारत या इंडिया वर्सेज भारत का एक कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ। इसका हिस्टोरिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको तो आप रीड करना स्टूडेंट्स, वो तो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। बट आप देखिए कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, इंडिया वर्सेज भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आपको मेंशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने रीड किया। हैदराबाद को जब इंडिया के अंदर ऐड किया गया तो उसके रिगार्डिंग में एक ऑपरेशन पोलो है, उसके कुछ ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, तो ऑपरेशन पोलो का जो सेलिब्रेशन है काफ़ी कुछ न्यूज़ के अंदर मेंशन था कि हैदराबाद का इंडिया के साथ में जो इंटीग्रेशन है उसके रिगार्डिंग में आपको न्यूज़ के अंदर में जो 17 सितंबर का जो डे है उसके रिगार्डिंग में जो सेलिब्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि मराठवाड़ा का जो रीजन है, मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का जो रीजन है, आप देखिए कि वहाँ पे मराठवाड़ा के जो पर्सन्स है जब हैदराबाद के अंदर हुआ करते थे, कुछ पर्सन्स को जो कुनबीज का जो स्टेट है, कुनबीज मीन्स बेसिकली जो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, पशुपालन के अंदर में जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर भी उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उन लोगों को रिजर्वेशन का एक डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है जो उसके रिगार्डिंग में कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये मराठवाड़ा हैदराबाद के अंदर हुआ करता था। बाद में इसका मराठवाड़ा लिबरेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया 17 सितंबर के समय में।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से न्यूज़ के अंदर में है हैदराबाद का इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पे स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसके पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि धर कमेटी है, धर कमेटी के बाद में आप देखिए कि जेवीपी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। जेवीपी कमेटी के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का कमेटी था। फिर उसके बाद में आपको फजल अली कमेटी देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले आप देखिए कि एक आंध्रा स्टेट है उसको क्रिएट कर दिया गया था। जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स हैं उनके रिगार्डिंग में आपको जो आंध्रा स्टेट है वो देखने के लिए मिलता है। और अभी जो आंध्रा स्टेट आंध्र प्रदेश का जो बाइफर्केशन हुआ उसके भी 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, आंध्रा और तेलंगाना। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब आर्टिकल 1 to 4 के बारे में हमने रीड किया। आर्टिकल 5 to 11 के बारे में अगर हम रीड करें, ये किसका पार्ट है? सिटीजनशिप का पार्ट है। सिटीजनशिप क्यों न्यूज़ के अंदर है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से न्यूज़ के अंदर है, उसको एनफोर्स भी किया गया है। एक मतवा कम्युनिटी है, कहाँ पे इसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा? वेस्ट बंगाल के अंदर इनका प्रेजेंस है। स्टूडेंट्स इनको भी यहाँ पे बेसिकली ऐड किया जाएगा। ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया है मतवा कम्युनिटी के बारे में। तो स्टूडेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में एक तो डबल सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ कि जिन पर्सन्स को सिटीजनशिप दिया जाएगा उन पर्सन्स को नहीं बताया गया कि आपका जो पेरेंट स्टेट है जहां से आप आए हो उसका जो सिटीजनशिप है आपको यहाँ पे लीव करना है, उसको आपको छोड़ना है। तो आप देखिए कि डबल सिटीजनशिप इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो 5 to 11 के अंदर में आपको सिटीजनशिप है, ये आर्टिकल्स बेसिक आपको पता होने चाहिए। डबल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि हम देखिए काफ़ी सारे सोर्सेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से देखने के लिए मिलेंगे। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है ये आपको पता होना चाहिए। कनाडा के साथ में हमारे रिलेशन सही नहीं हैं, सितंबर के समय में जो कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। तो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने एग्जैक्ट सोर्सेज जो हमने ऐड किया है, जैसे कि हमारा गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंटर के थ्रू होगा, हमारा जो फेडरलिज्म के अंदर में जो सेंटर मोर पावरफुल है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी आप रीड करना है। आपका जो एक काफ़ी फेमस बुक है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत, उसका जो चैप्टर 3 है, उसका जो चैप्टर 3 के अंदर जो टेबल्स दिया हुआ है, सोर्स क्या है, हमारे शेड्यूल्स के अंदर में जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए उनके बारे में, शेड्यूल के अंदर में किसको मेंशन किया गया है। जैसे शेड्यूल 8 के अंदर में ओरिजिनली जो 14 लैंग्वेज हुआ करता था, बाद में 22 लैंग्वेज के रूप से वो ऐड हुआ। तो वो सब आपको यहाँ पे रीड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली ये सिटीजनशिप के बारे में हुआ। आर्टिकल 11 का आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एनफोर्स किया गया था तो उस दौरान में कुछ स्टेट्स के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा बेसिकली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। बट आप देखिए कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में सेंटर इज मोर पावरफुल। आर्टिकल 11 के अंदर कहा गया है कि पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जो कानून है वो बनाया जा सकता है। जो लॉ मेकिंग का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आर्टिकल 11 के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर फंडामेंटल राइट एग्जैक्ट वर्ड रीड करना है। प्रेजेंट समय में क्या डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट को पास किया गया हो, किसी एक्ट के रिगार्ड, किसी आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से कुछ न्यू जजमेंट यहाँ पे पास हुआ हो। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट के अंदर में जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट है जो जिसको कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। आप देखिए उसके रिगार्डिंग में भी आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान में राइट टू प्रॉपर्टी है वो काफ़ी कुछ न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। डीपीएसपी का अगर हम बात करें, आर्टिकल जो 39B है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में, इसके रिगार्डिंग में भी जो कंट्रोवर्सी है वो काफ़ी कुछ क्रिएट हुआ था इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। गवर्नर का जो चैप्टर है वो आपको रीड करना है। क्यों रीड करना है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। गवर्नर का जो असेंट पावर है, गवर्नर का जो डिफरेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में। लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं स्टूडेंट्स, तो इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि आप देखिए कि काउंसिल ऑफ जो लोकसभा है उसको डिजोल्व करने का पावर किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है। कि प्रेसिडेंट का आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के पास में सिचुएशनल डिस्क्रिशन है।
कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कुछ भी नहीं है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आपको प्रेसिडेंट के पास देखने के लिए मिलता है। लोकसभा की रिगार्डिंग में आपको एक डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो भी आपको न्यूज़ के अंदर होना चाहिए कि 17 लोकसभा के अंदर में कोई भी डिप्टी स्पीकर है उसको नहीं बनाया गया। 11th लोकसभा के अंदर में आप देखिए कि एक कंसेंसस को डेवलप किया गया था कि डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टीज है उससे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस तरीके से वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है हाउस के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भी न्यूज़ के अंदर में था, तो इसको एडमिट किसके द्वारा किया जाएगा, स्पीकर के द्वारा किया जाएगा या डिप्टी स्पीकर के द्वारा। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर प्रपोज किया जाता है तो कितने पर्सन हैं जो प्रपोजर मिनिमम होने चाहिए, मेंबर्स कितना होना चाहिए। और इसके अलावा लोकसभा का जो फ्लोर ऑफ द हाउस है या पार्लियामेंट का जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसके अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो प्रिविलेजेज हैं उसके रिगार्डिंग में भी एक यहाँ पे जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया था। तो आपको प्रिविलेज के पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे रीड करना है। आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 194 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट के बारे में रीड किया, तो प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है ये काफ़ी कुछ न्यूज़ के अंदर में था। प्रेसिडेंट का क्या पावर स्टूडेंट्स, पार्डन पावर। पार्डन पावर आर्टिकल 72 के अंदर मेंशन है। और गवर्नर का भी जो पार्डन पावर है ये आपको रीड करना है। क्यों रीड करना है? क्योंकि आप देखिए कि गुजरात के अंदर में एक इंसिडेंट सामने आया था कि किसी पर्सन से जिनके द्वारा हीनियस क्राइम किया गया उनको प्री मेच्योर वे में रिलीज किया गया। तो बेसिकली उसको हम किस पार्ट के अंदर रखेंगे, क्या वो रेमिशन प्रोसेस का पार्ट है या आप देखिए कि रेमिशन नहीं है तो रेस्पाइट का पार्ट है। तो ये जो पार्डन के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डीलिमिटेशन कमीशन है, आर्टिकल 82 है। ये न्यूज़ के अंदर में क्यों था, ये न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिकमेंडेशंस और बाइंडिंग है कि सेंसस जब कंडक्ट होगा डीलिमिटेशन कमीशन है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। सीट्स के रिगार्डिंग में नॉर्थ का जो सीट्स हैं, साउथ का जो सीट्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है, वुमेन्स को जो रिजर्वेशन है सेंसस का कंप्लीट होने के बाद में डीलिमिटेशन कमीशन को कैरी किया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके रिकमेंडेशंस क्या है स्टूडेंट्स, बाइंडिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की वजह से न्यूज़ के अंदर में है। इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो अपॉइंट करने वाला जो कमेटी है जिसके रिगार्डिंग में केस है, केस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि पार्लियामेंट के द्वारा अपना जो कानून है वो बनाया गया जजमेंट के बाद में, जिसके अंदर बताया गया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा आप देखिए कि एक जो मिनिस्टर है और मिनिस्टर के अलावा यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको बेसिकली रखा जाएगा इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। उससे पहले लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में एक कमेटी भी बनेगा। कमेटी के द्वारा कुछ पर्सन्स का जो नेम है वो सजेस्ट किया जाएगा, उन्हीं को एग्जामिन किया जाएगा कमेटी के द्वारा। अब यहाँ पे रिमूवल प्रोसेस के बारे में अगर हम रीड करें तो रिमूवल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका रिमूवल सीईसी का जो रिकमेंडेशन है, सीईसी यहाँ पे मोर पावरफुल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका रिकमेंडेशन के बाद में इलेक्शन कमिश्नर्स का जो रिमूवल है आपको देखने के लिए मिलेगा। इलेक्शन का जो समय था तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक बेसिक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का शेड्यूल को अनाउंस करते ही आपको देखने के लिए मिलता है। क्या रिजल्ट के बाद में गवर्नमेंट का न्यू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ओथ लिया जाएगा, उसके बाद में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रिमूवल होता है। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट के 1 या 2 दिन बाद में इसको रिमूव कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका विड्रॉल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वीप का प्रोग्राम यहाँ पे वोटिंग पैटर्न के पर्सपेक्टिव से था कि वोटिंग को इंक्रीज कराया किस तरीके से करवाया जाए। सिटीजन्स का विजिलेंस है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा वायलेशन किया गया है। एक आपको साइलेंट पीरियड है वो भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज साइलेंट पीरियड ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, जस्ट बिफोर द इलेक्शन। आप देखिए कि 1 दिन का जो समय होता है उस दिन आप कैंपेन को नहीं कैरी कर सकते हो, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हो, स्पीकर का यूज आप नहीं कर सकते, उसको साइलेंट पीरियड का नाम दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्टेटस है ये न्यूज़ के अंदर में था। नेशनल पार्टी के रिगार्डिंग में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उसको बेनिफिट है इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, कितने स्टार कैंपेनर्स उनको मिला करते हैं जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस हुआ करता है। क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनका जो एक्सपेंस है, स्टार कैंपेनर्स का जो एक्सपेंस है उसको ऐड किया जाता है कि कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के अंदर में, या अगर उसके द्वारा उनके पर्सपेक्टिव से प्रचार किया गया तो उनका एक्सपेंडिचर ऐड होगा या नहीं होगा, ऐसे आपको रीड करना है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन है आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स का जो सेक्शन 29A है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। डी रजिस्ट्रेशन का पावर नहीं है,
पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए, आप देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू स्पीकर के द्वारा कुछ जजमेंट्स दिए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र का आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग जजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो इलेक्शन यहाँ पे स्पीकर को कितना पावर है, क्या सिंबल्स भी दिए जा सकते हैं स्पीकर के द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है, इसको भी आपको रीड करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर स्पीकर को क्या क्या पावर है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में जो अजीज भाषा केस है एएमयू के पर्सपेक्टिव से ये बेसिकली आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। एएमयू के पर्सपेक्टिव से उसका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया और क्यों वो न्यूज़ के अंदर है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है जिसको कि आपको काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाए तो उसको आप करेक्ट कर सको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।